नंबर का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसाद गुण को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। बाकी आप कोई से भी गुण को किसी भी तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद गुण, जैसा कि इसका नाम है प्रसाद, ठीक इसी प्रकार के इस गुण के भी गुण हैं। इस गुण के भी लक्षण कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसा इसका नाम है प्रसाद। आपको पता होगा मंदिर का प्रसाद जो है वो सभी के लिए अवेलेबल रहता है, वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी या पढ़ा लिखा अनपढ़, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, वो सबके लिए उसी रूप में अवेलेबल रहता है। ठीक वैसे ही प्रसाद गुण से युक्त जो कविता होगी वो हर एक के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो बहुत ज्यादा काव्य शास्त्रीय ज्ञान नहीं रखता है, चाहे बहुत ज्यादा काव्य शास्त्रीय ज्ञान रखता है, सबके लिए समान भाव समान अर्थ वाली जो रचनाएं होती है वो प्रसाद गुण से युक्त रचनाएं होती है। ध्यान ये रखिएगा, आप जो लक्षण बता रहे हैं ना, उन लक्षणों के आधार पे पहचानने की बजाय आप कविता के मर्म को समझ के उसके आधार पे काव्य गुण कीजिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले की एक क्लास में हमने यही तो चर्चा की है कि गुण जो है कविता की अंतरात्मा से संबंध रखते हैं, और कविता की अंतरात्मा का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, कविता के भाव, करेक्ट। और भाव में ही रस निहित होता है। आप कोई कविता पढ़ते हैं, उस कविता को जैसा आप समझते हैं ना, ठीक वैसे ही इमोशंस आपके भीतर डेवलप होते हैं। भाव मतलब स्थायी भाव, वो स्थायी भाव आपके हृदय में है। जब आप वैसे ही भाव की कविता पढ़ते हैं तो उसी प्रकार का स्थायी भाव आपके हृदय में उत्पन्न होता है, जगता है, प्रसुप्त होता है। और जैसे ही वो स्थायी भाव प्रसुप्त होता है, उसकी सहायता करने वाली बहुत सारी चीजें होती है, जिनके बारे में आगे आगे हम चर्चा करेंगे जब हम काव्यांग पढ़ेंगे उस समय। वो सारी चीजें मिलकर के एक रस की जागृति करती है, एक रस दशा में हमारे हृदय को पहुंचाती है। और जिस समय हम जिस रस की प्राप्ति कर रहे हैं, उस समय में ठीक उसी प्रकार का अर्थ देने वाली, उसी प्रकार का भाव देने वाली कविता भी पढ़ रहे होते हैं, नाटक भी देख रहे होते हैं, करेक्ट। तो जब आप भावों के आधार पे गुणों को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। हाँ, लक्षणों के आधार पर भी, जैसे क वर्ण इसमें आता है, ट वर्ण इसमें आता है ना, संयुक्ताक्षर इसमें आते हैं, अर्थ जो बिल्कुल सरल अर्थ होगा वो अर्थ प्रसाद गुण का होगा, सरलता के साथ में माधुर्यता रहेगी तो वो माधुर्य गुण होगा। इस प्रकार से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर अंदाजा मत लगाइए, सटीक तरीके से बात कीजिए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैक्सिमम टाइम इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रश्न आए हुए होते हैं। काव्य शास्त्र में सबसे अच्छी बात क्या है, नॉर्मली रिपीट मोड पे आ रहे हैं क्वेश्चन, नए बिल्कुल नए क्वेश्चन नहीं बन के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड कंटेंट है, और इधर उधर वो अड़चनों में पढ़ने या उलझनों में पढ़ने के लिए जो है ना, पेपर सेटर नहीं इधर उधर हाथ पैर मारता है, बल्कि सीधे सपाट क्वेश्चन उसके पास है। वो उलझनों वाले क्वेश्चन हिंदी साहित्य इतिहास में डाल सकता है, आधुनिक काल में वो भी। हाँ, बहुत ज्यादा पुराना आदिकाल का या फिर मध्यकाल में उतना ज्यादा उलझनों वाला नहीं है, सपाट सा आपको कंटेंट मिलता है। आधुनिक काल का जो साहित्य है उसमें, क्योंकि उसने भी पढ़ रखा है, उसने भी उन चीजों को अच्छे से समझ रखा है, तो पेपर सेटर उन चीजों को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। बाकी सीधे सपाट क्वेश्चन रहते हैं इन तीनों एग्जाम्स में, स्पेशली केवीएस, एनवीएस और डीट्रिपल में। तो आप सबसे पहले तो मैंने जो बुक बताई थी आपको उसकी हेल्प लीजिए, अलंकार पारिजात, नरोत्तम दास स्वामी की बुक है, छोटी सी बुक है, लेकिन वो इन लगभग इस लेवल के सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण है। उस किताब में जो जो उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को देख लीजिए, मैक्सिमम टाइम उन्हीं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं काव्य शास्त्र के। अगर इसके बाद कुछ बच जाता है तो कुछ छोटे बड़े एग्जाम्स में जो आए हुए, पिछले एग्जाम्स में आए हुए, उनको देख लीजिए। अगर इसके बाद भी आपका मन नहीं भरता और आपको लगता है कि कुछ और पढ़ना चाहिए, तो नेट के एग्जाम में जो भी काव्य गुणों से रिलेटेड या फिर जो भी काव्य शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए वो कर लीजिए, इनफ है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब आप भटकना ही चाहते हैं, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपको बहुत सारी किताबें बता सकता हूँ ना। आप भगीरथ मिश्र की किताब पढ़िए,
आप निर्मला जैन की किताब पढ़िए, वहां पर आपको विस्तृत विवेचना मिलेगी, पूरा का पूरा ए टू जेड टाइप का ज्ञान मिलेगा। लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम सर पे ही है, समझ लीजिए 2 महीना 1 महीने का जो भी टाइम बचता है, उसमें आपको मैक्सिमम एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। इसलिए लिमिटेड कंटेंट पढ़िए, लेकिन वो पढ़िए जो आने की पूरी संभावना लिए हुए है। अलंकार परिजात इसमें आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगी। प्रसाद गुण ऐसी काव्य रचना में पाया जाता है जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ ग्रहण हो जाता है, अर्थ की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। वो रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि बिना किसी विशेष प्रयास के कविता का अर्थ अगर स्पष्ट हो जाए, स्वतः ही उसको पढ़ा और पढ़ते ही आपके मन में उस कविता का भाव जो है वो समझ में आ गया। ध्यान रखना, मैं फिर से भाव कह रहा हूं, एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है काव्य गुणों में। भाव क्या बैठ रहा आपके दिमाग में, आपका दिल कैसा महसूस कर रहा है, उससे ही काव्य गुणों को प्राप्त किया जाता है, उससे ही काव्य गुणों को पहचाना जाता है। क्योंकि अंत तो गत्वा भाव ही क्या करते हैं, आपको रस दशा में पहुंचाते हैं। कविता का अर्थ निकालने की अगर आप चेष्टा करते हैं, निकालने की अगर कोशिश करते हैं, तो आप भाव पक्ष को फिर कहीं भूल जाते हैं। क्योंकि अर्थ के कारण ही लोग क्या करेंगे, शब्दों में चमत्कार लाने की कोशिश करेंगे। शब्दों में जब ज्यादा ही चमत्कार होता है, तब हमने एक दोष पहले पढ़ा था, या कविता में ऐसा अमूमन पाया गया रीतिकालीन कविता में, कि अगर कोई रचनाकार शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, शब्दों को जो है चमत्कारिक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है अपनी कविता में, तो वो कविता भाव की दृष्टि से जो है खंडित हो जाती है। भले ही कलात्मक रूप, उसका शिल्प पक्ष बहुत ही मजबूत होगा, लेकिन उस कविता का भाव पक्ष कमजोर हो जाता है। और कविता सबसे ज्यादा इसीलिए लिखी जाती है, उसके पीछे लिखने का कारण क्या होता है कि उसका भाव स्पष्टता जो है पाठक तक पहुंचाया जाए। जो रचनाकार कहना चाहता है, रचनाकार का मूल भाव जो है वो पाठक तक पहुंचे। अर्थ अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है किसी कविता का, भाव। भाव ही रस दशा तक पहुंचाते हैं, अर्थ नहीं पहुंचाता है। दूसरी चीज, अब इसका दूसरा पॉइंट, मतलब ये समझिए कि एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, इसका दूसरा पहलू, जब आप ये कह देते हैं कि कविता का भाव ही महत्वपूर्ण होता है, या भाव समझ लिया तो उसके बाद कविता स्पष्ट हो जाती है, फिर अर्थ की क्यों जरूरत पड़ती है? अर्थ की इसलिए जरूरत पड़ती है कि बिना शब्दों के अर्थ के भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है व्यक्ति, जब आप जानते ही नहीं है कि योद्धा शब्द का अर्थ क्या है, तो आपके दिमाग में इमेज कैसे बनेगी योद्धा की? क्योंकि कविता जब जब हम पढ़ते हैं, नाटक जब हम देखते हैं, या फिर मान लीजिए आप रेडियो पर कोई कविता सुन रहे हैं, नीलेश मिश्रा की कोई कहानी सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक धीरे धीरे एक रील चलने लगती है। वो क्यों चलने लगती है? क्योंकि शब्द जो वहां पर बोले जा रहे हैं ना, उन शब्दों के चित्र आप बना रहे हैं अपने दिमाग में, अपने लेवल पर। और वो दिमाग में चित्र कब बनेंगे? जब आप उन शब्दों से वाकिफ होंगे, जब आपको उन शब्दों के अर्थ पता होंगे, उन शब्दों का आकार पता होगा। तो शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप जो जो भी अर्थ वो निहित रखता है, उस अर्थ की छवि आप दिमाग में बिठा सकते हैं, दिमाग में वो छवि उकेर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन हर एक शब्द का अर्थ, हर एक शब्द की व्याकरणिक उत्पत्ति, हर एक शब्द की काव्य शास्त्रीय गरिमा, वो आपके लिए कविता पढ़ते समय कोई उतने ज्यादा मायने नहीं रखता है, अगर आप आलोचक नहीं है, अगर आप विश्लेषक नहीं है, अगर आप समीक्षक नहीं है। तो अगर आप एक साधारण पाठक की हैसियत से पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो साधारण पाठक की हैसियत से आपको भाव समझना है कविता का। करेक्ट। जैसे राजा, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में राजा की एक इमेज आती है। अब मान लीजिए आप नाटक देख रहे हैं, और नाटक में राजा को बोला नहीं गया है, मतलब कि राजा शब्द नहीं बोला गया, लेकिन एक ऐसे आदमी का मंच पर आगमन होता है जो ठीक इसी प्रकार की छवि लेकर के आया है। आप इसको क्या समझेंगे? राजा ही समझेंगे, चोर थोड़ी समझेंगे। आप इसको राजा क्यों समझते हैं? क्योंकि राजा की एक छवि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक शब्द के अर्थ के तौर पर सेटल्ड है।
बैठी हुई है और आप उसको वैसा मानते हैं या वैसा स्वीकृत करते हैं। फिर वो जैसा कर्म करेगा, वो जैसा उसका मंच पे काम होगा, उस हिसाब से आप भाव को ग्रहण करते जाएंगे। जैसे जैसे शब्द वो बोलेगा, जैसे जैसे वो काम करेगा, उसके सारे क्रियाकलाप आपके भीतर एक भाव का जागरण करते हैं और उस भाव के आधार पर आप एक रस दशा तक पहुंचते हैं। जैसे वो राजा आया मंच पे और उसने इधर उधर खड़े हुए मंच पर जो भी लोग खड़े उनका कत्लेआम कर दिया, सिर काट दिया, तो उस राजा के प्रति आपके मन में गुस्सा आएगा। और वो राजा अगर दूसरे रूप में आता है, वो आता है और जहाँ वहां पर जो भी लोग खड़े हैं उनको कुछ न कुछ दान दक्षिणा के रूप में देता है, तो उस राजा के प्रति आपके मन में एक सम्मान की भावना आएगी, है ना। ऐसा लगेगा जैसे वो कोई वीरोचित कार्य कर रहा है। वीर वीर तीन प्रकार के होते हैं ना, दानवीर, धर्मवीर और युद्ध वीर। तो एक वीर की है छवि जो है आपके दिमाग में बनेगी। कहने का मेरा पूरा का पूरा मतलब ये है कि भाव इंपॉर्टेंट होते हैं कविता की रचना प्रक्रिया को समझने के लिए। करेक्ट। कविता के मूल अर्थ को समझने के लिए उसका भाव पक्ष आपको अच्छे से समझना चाहिए होता है। और इन भाव पक्ष के आधार पर ही हम क्या करते हैं, कविता के भीतर निहित गुणों की पहचान करते हैं। जिस कविता का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाए, जिस कविता का भाव अपने आप ही समझ में आ जाए, जैसे ही कविता को पढ़ा आप एक भाव की प्राप्ति कर रहे हैं, उस कविता में निहित, उन शब्दों में निहित एक भाव को आप प्राप्त हो जा रहे हैं, इसका मतलब वो रचना कैसी है, प्रसाद गुण से युक्त रचना है। अब यहाँ पर वो किसी प्रकार की रचना हो सकती है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये माधुर्य गुण है। आचार्य भिखारीदास प्रसाद गुणों के बारे में लिखते हैं कि प्रसाद गुण कैसे कहते हैं। मन रोचक अक्षर परे, सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति ज्यों, प्रगट अर्थ गंभीर। इसका अर्थ क्या है? भिखारीदास कहते हैं कि जो रचना अचानक से उसको, उसका वाचन करते ही, उसका पाठन करते ही जिस रचना का भाव आपको समझ में आ जाए, अर्थ आपको समझ में आ जाए, वो रचना प्रसाद गुण से युक्त रचना होती है। मन को रुचिकर लगने वाली, मन रोचक अक्षर परे, जिसमें मन को रुचि प्रदान करने वाले अक्षर हो, और सोहे शिथिल शरीर, एक शांति प्राप्त होती है। उस रचना को पढ़ करके आपके मन में एक शांति जो है वो आती है। गुण प्रसाद जल सुक्ति जो, जैसे धरती के भीतर, मिट्टी के भीतर हर समय जल मौजूद रहता है, जल कण रहते हैं ना, चाहे धरती सूखी हुई भी होगी ना ऊपर से, तब भी उसके अंदर जल कण रहेंगे। ठीक वैसे ही प्रसाद गुण लगभग अमूमन हर प्रकार की रचना में, हर प्रकार की कविता में आपको मिलेगा, और जब वो प्रकट होता है तो एक अच्छे अर्थ की आपको प्राप्ति करवाता है। अच्छे अर्थ का मतलब है तुरंत अर्थ मिलता है आपको, ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, स्वच्छता के साथ, स्पष्टता के साथ एकदम साफ सुथरा अर्थ आपको मिलता है। करेक्ट। तो दो चीजें जो है प्रसाद गुण की विशेषताओं के रूप में आती है भिखारीदास की इस परिभाषा के हिसाब से। पहली चीज तो स्वच्छता, अर्थ में बिल्कुल स्वच्छता है। स्वच्छता का मतलब यह है कि आपको कुछ चीजें बिखेरनी नहीं पड़ेगी, अर्थ को प्राप्त करने के लिए शब्द के साथ उसका पोस्टमार्टम नहीं करना पड़ेगा, उसकी चीर फाड़ नहीं करनी पड़ेगी, उसमें से उपसर्ग प्रत्यय छांटो, तमाम तरीके की जो है व्याकरणिक युक्तियां लगा करके आप अर्थ को प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब उस कविता में प्रसाद गुण नहीं है। प्रसाद गुण वाली रचना जो है वो तुरंत आपको अर्थ प्रदान करेगी, उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की या विशेष प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और उसका अर्थ कैसा होगा? स्पष्ट अर्थ होगा। तो दो विशेषताएं हैं प्रसाद गुण वाली रचना की, एक स्वच्छता है उसमें और दूसरी स्पष्टता है उसमें, स्वतः स्पष्ट अर्थ है उसका। जैसे ही आप पढ़ेंगे आपके सामने अर्थ जो है, आपकी दृष्टि में, आपके विचारों में वो अर्थ मौजूद रहेगा, आप भाव को प्राप्त हो जाएंगे। इस दूसरी पंक्ति का अर्थ देखिए, इससे मिलती जुलती। प्रसाद गुण ऐसी सूखी लकड़ी के समान है जो तत्काल ही आग ग्रहण कर लेती है अथवा उस आग को फैला देती है। जैसे एक सूखी लकड़ी लकड़ी जो है उसको जरा सा आग का सामिप्य चाहिए, आग के पास ले गए आप तो उसमें
तुरंत आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आग उस लकड़ी के भीतर पहले से मौजूद है, भाव आपके हृदय में मौजूद है पहले से। आप ठीक वैसे ही भाव वाली कोई कविता जब पढ़ते हैं या सुनते हैं और सुनते ही वो भाव आप प्राप्त कर लेते हैं, आपका हृदय वैसे ही भावों को जागृत करने की कोशिश करता है, वैसा ही स्थायी भाव आपके हृदय में जागृत होता है और आप तुरंत रस दशा में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आप कैसी रचना को पढ़ रहे हैं? प्रसाद गुण से युक्त रचना को पढ़ रहे हैं, प्रसाद गुण से युक्त रचना को सुन रहे हैं। अतिरिक्त प्रयास यहाँ पर नहीं करने पड़ते हैं किसी रचना का भाव समझने के लिए, अर्थ स्पष्ट होता है। और प्रसाद गुण, क्योंकि अर्थ स्पष्ट होता है, स्वच्छ अर्थ होता है, और दूसरा यहां जैसे लिखा है ना, सो है शिथिल शरीर, का मतलब है एक शांति प्राप्त होती है उससे। जब हम प्रसाद से युक्त रचना पढ़ते हैं, प्रसाद गुणों वाली रचना पढ़ते हैं, तो मन को एक शांति प्राप्त होती है, आत्मा को जो है एक धीरता प्राप्त होती है। इसका अर्थ क्या हो गया कि प्रसाद गुण से युक्त रचना को पढ़ने से मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अर्थ प्राप्त हो गया, आप एक भाव को प्राप्त होते हैं। जब भी आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एक रस दशा में आपका हृदय पहुंच जाता है, और रस को प्राप्त करना ही अपने आप में क्या होता है? ब्रह्मानंद को प्राप्त करने जैसा अनुभव होता है। और जब ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया या ब्रह्मानंद के जैसा कुछ प्राप्त कर लिया, तो इसके बाद तो आपकी चित्त को प्रसन्न करने वाली और चीज की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज, जो सबसे ज्यादा सुख, जब सबसे ज्यादा प्रसन्नता देने वाली जो चीज है, वो ब्रह्मानंद है, अर्थात काव्य का आनंद है। रस दशा को प्राप्त हो जाना है, हृदय की वो मुक्तावस्था है, और वो मुक्तावस्था बिना अतिरिक्त प्रयासों के प्राप्त होती है। तो ऐसी कविता स्वतः ही चित्त को प्रसन्न करने वाली होती है। इसलिए प्रसाद गुण की रचना जो है, वो हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। सीधा सपाट अर्थ होता है, सिंपल सा क्यूट सा मीनिंग निकल के आता है उसका, आपके चित्त को प्रसन्न करता है, आपके मन को शांति देता है, वो रचना प्रसाद गुण युक्त रचना होती है। इस वाली पंक्ति को यहां से काट दीजिएगा, रीजन की ये कंटिन्यू कर दिया था, इस वजह से गलत जगह कॉपी पेस्ट हो गया है। करेक्ट, ये माधुर्य गुण की है, बाकी सब करेक्ट प्रसाद गुण की। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो थोड़ी डार्क टाइप की फिल्में देखते हैं, जो जिनको समझने के लिए अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होती है, और मैक्सिमम लोग उस तरीके की फिल्मों को देखते हैं जो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से चलती है, एकदम साफ सुथरी कहानी होती है, उसमें साफ सुथरा कैरेक्टराइजेशन होता है, उसमें एक जो है अंत तक जाते जाते वो कोई एक आपके लिए एक मीनिंग छोड़ के जाती है, आपके लिए कोई एक सीख छोड़ के जाती है, जो स्पष्टता उसको देखने मात्र से ही आपको समझ में आ जाती है। वो फिल्म कैसी है, वो नाटक कैसा है? प्रसाद गुण से युक्त नाटक है। और कुछ ऐसी फिल्में होती है, अभी जैसे मैंने ये फिल्म जो बताई आपको, मान लीजिए इसको हम एक नाटक की या फिल्म की दृष्टि से समझते हैं प्रसाद गुण को, तो आपने अगर देखी हो तो एक मूवी है मसान, और ऐसी असंख्य कई फिल्में हैं, अगर आप थोड़ी बहुत रुचि भी रखते हैं। तो ये जो है फिल्म, ये बिल्कुल एज इट इज मुझे प्रसाद गुण से युक्त रचना जैसी लगती है, सिंपल सी, क्यूट सी, मन को शांति देने वाली, और एकदम चित्त को अंततोगत्वा चित्त को प्रसन्न करने वाली एक एक फिल्म है, एक चलचित्र है। ठीक वैसे ही प्रसाद गुण से युक्त रचना होती है। यह समस्त रचनाओं और रसों में रहता है प्रसाद गुण, क्योंकि जैसे सूखी लकड़ी में आग मौजूद रहती है, ठीक वैसे ही लगभग हर एक प्रकार की रस वाली रचना में प्रसाद गुण मिलता है, और वो तुरंत ही आपको कोई ना कोई अर्थ दे देता है। ठीक है, ज्यादा अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते। प्रसाद शब्द का अर्थ ही क्या है? प्रसन्नता, खुशी। किंतु प्रसाद गुण का होना वहां माना जाता है जहां स्वयं में सुबोधता हो, तथा उसका अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, और इसी वजह से हृदय प्रसन्न होता है। ज्यादा आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। मान लीजिए आपका फर्स्ट चांस में ही जो है एक अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके लिए कंपटीशन वर्ल्ड क्या हो जाता है?
बहुत ईजी हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, प्रसन्नता देने वाला हो जाता है। और एक आप जूझते रहते हैं, अपने अंतिम अवसर तक जूझते रहते हैं, और बार बार प्रयास करके फिर आप जब थक जाते हैं तब जाकर के आपको सफलता हाथ लगती है। तो आप क्या कहेंगे कि कंपटीशन वर्ल्ड बहुत टफ है, वो दुनिया बड़ी अजीब है, उसमें अपने आप को स्थापित करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, चुनौतियों से भरा हुआ है वो सफर। ये कब होता है कविता में? जब हमें पहली, दूसरी, तीसरी दफा अर्थ समझ में नहीं आता है, और कविता को हम जब बार बार पढ़ते हैं तब जाके उसका अर्थ और भाव ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की जो रचनाएं होती है वो प्रसाद गुण के खिलाफ वाली रचनाएं होती है। प्रसाद गुण वाली रचना कौन सी हुई? जिसका अर्थ पढ़ते ही समझ में आ गया, जिसका भाव पढ़ते ही समझ में आ गया, और आपका हृदय एक रस दशा में पहुंच जाता है। तो सुबोधता यहाँ पर जरूरी है। सुबोध, बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और जब ज्ञान अच्छे तरीके से आपके दिलो दिमाग में छा जाता है बिना कोई ज्यादा झंझट पैदा किए, वो सुबोध है। दंडी कहते हैं कि जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वाले की समझ में आ जाए वहां प्रसाद गुण होता है। याद रखिएगा, आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य मम्मट कहते हैं, चितम व्याप्नोति य क्षिप्रशन कंधनामिवला। कंधना कंधनामिवानल। अनल, अनल का मतलब आग। ये परिभाषा वैसे पढ़ चुके हैं। स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। इस प्रकार की प्रसाद गुण से युक्त रचना, प्रसाद गुणों से युक्त जो कविताएं होती है वो हर प्रकार के रस में, हर प्रकार की रचना में मौजूद रहती है। कविता कहीं ना कहीं सरल होती है ना, हर जगह पर कविता टफ नहीं होती है। जैसे आप कोई भी कविता ले लीजिए, मान लीजिए आप असाध्य वीणा पढ़ रहे हैं अज्ञेय की, जो कि काफी कठिन है अपने आप में, या मान लीजिए आप मुक्ति बोध की अंधेरे में पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर आप मान लीजिए धूमिल की मोचीराम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ सूत्रों के माध्यम से आपको समझ में आती, सीधी सपाट बयानी वहां पर नहीं है। तो इस प्रकार की रचनाएं भी कहीं पर सरल होती है, अपने बिल्कुल सरलतम रूप में होती है, और कहीं पर बहुत ज्यादा क्लिष्ट होती है। जहां पर आपको सरलता से भाव समझ में आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है, वहां पर क्या है? प्रसाद गुण है। एक रचना में पूर्णतः कोई एक गुण हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक छंद, प्रत्येक पैरा जो है, हो सकता है अलग अलग प्रकार के काव्य गुणों पर आधारित हो। भाव के आधार पर तय होता है ना काव्य गुण, तो रचना के भाव के आधार पर है कि आपको उस कविता का भाव समझ में आया कि नहीं आया, आपको उस स्टैंजा का, उस पैरा का भाव समझ में आया कि नहीं आया। उस पर निर्भर करता है कि आप काव्य गुणों को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। करेक्ट। जो चित्त में व्याप्त होकर के ठीक वैसे ही अर्थ देता है, ठीक वैसे ही आपके चित्त को छू लेता है, जैसे अग्नि एक सूखी लकड़ी के सामीप्य को प्राप्त करते ही उस सूखी लकड़ी में अग्नि पैदा हो जाती है, ठीक वैसे ही। क्योंकि सूखी लकड़ी में ऑलरेडी पहले से ही अग्नि मौजूद होती है, इसलिए वो तुरंत क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। और एक गीली लकड़ी को आग लगाएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको सुखाना पड़ता है, या फिर उसको जलाने के लिए बहुत ज्यादा आपको अग्नि चाहिए। लेकिन एक सूखी लकड़ी के लिए थोड़ी सी आग चाहिए आपको, सूखी लकड़ी तुरंत आग पकड़ लेती है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें पहले से ही अग्नि मौजूद रहती सूखी लकड़ी में। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि हमारे हृदय में स्थायी भाव तो मौजूद रहते हैं, ऑलरेडी हर समय स्थायी भाव रहेंगे। उन स्थायी भावों को हम प्राप्त कैसे करते हैं, जगाते कैसे हैं? जब हम उसी प्रकार के स्थायी भाव वाली कोई रचना पढ़ते हैं तब। और जब प्रसाद गुण वाली रचना पढ़ते हैं तो स्थायी भाव यानी कि भाव को तुरंत प्राप्त करते हैं, और तुरंत वो भाव हमारे हृदय पर असर डालता है, और हमारे हृदय में जो भी स्थायी भाव है वो जागृत हो जाता है। स्थायी भावों के संदर्भ में एक बात कही गई है कि जैसे धरती पर जैसे ही बरसात होती है तो उसकी, धरती की जो है ना एक स्मेल, सौंधी 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 खुशबू, वो चारों तरफ फैल जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? वो जो स्मेल है, वो जो खुशबू है, सौंधापन है धरती की, मिट्टी का, वो बरसात में नहीं है बल्कि किस में है? मिट्टी में है, जो हर समय मौजूद रहता। अगर 5 साल बरसात नहीं होगी ना,
तब भी वो सौंधापन मिट्टी में मौजूद रहेगा। जैसे ही उस पर बरसात होती है, वो सौंधापन, वो खुशबू जो है आपके नाक तक पहुंचती है। करेक्ट बात को समझे। इसी प्रकार से हर समय हमारे हृदय में स्थायी भाव रहते हैं। जैसे ही उस पर मिले समान स्थायी भाव की बरसात होती है, या जैसे ही उसी तरीके के भाव वाली कविता हम पढ़ते हैं, नाटक हम देखते हैं, तो हमारे हृदय में ठीक वैसा ही स्थायी भाव जागृत होता है और हम एक विशेष रस को प्राप्त करते हैं, जो उस स्थायी भाव से जुड़ा हुआ होता है, जो उस स्थायी भाव का कारण होता है। जिस प्रकार मम्मट का ये कथन जो है, मम्मट की जो काव्य गुणों की परिभाषा है, विशेष करके प्रसाद गुण को ध्यान में रख करके लिखी गई है। प्रसाद गुण चित्त में कैसे व्याप्त होता है? जिस प्रकार सूखे ईंधन से अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त में शीघ्र ही व्याप्त हो जाने वाला काव्य गुण कौन सा है? प्रसाद है। तुरंत अर्थ की प्राप्ति होती है, आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रसाद गुण का संबंध एक रीति से है। काव्य की 3 रीतियां बताई गई है। काव्य की 3 रीतियां हैं। प्रसाद गुण का संबंध किससे? पांचाली रीति से। पांचाल देश में इस रीति का, इस तरीके का काव्य ज्यादा लिखा जाता था। इस वजह से इस तरीके की काव्य रचनाओं को पांचाली रीति वाली रचनाएं कहा जाता है। रीति का मतलब मार्ग, तरीका, युक्ति, प्रवाह, वो सब रीति है, एक परंपरा। इस परंपरा का काव्य पांचाल देश में लिखा जाता था, इसलिए इसको पांचाली रीति वाला काव्य कहा गया है। और इसका संबंध प्रसाद गुण से है। एक प्र, इधर भी प, प मतलब प्रसाद गुण वाली रचना ही पांचाली रीति वाली रचना होती है। बस इतना सा याद रखना आपको। पांचाली रीति का संबंध किससे है? प्रसाद गुण से। प्रसाद गुण यद्यपि सभी रसों में मिलता है, क्योंकि हर प्रकार के रस की रचना जो है आपको आसानी से समझ में आ सकती है। करेक्ट। इस चीज को फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। हर प्रकार के रस वाली रचना आपको आसानी से समझ में आ सकती है। क्लियर? चाहे वो वीर रस की रचना हो, चाहे वो किसी प्रकार की रस की रचना हो, हर प्रकार के रस की रचना आपको आसानी से समझ में आ सकती है। जो रचना आसानी से आपको समझ में आ जाए, जिस रचना का भाव सुनते ही आप प्राप्त कर लें, वहां पर कविता में प्रसाद गुण होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि फिर ओज गुण वाली रचनाओं को या फिर माधुर्य गुण वाली रचनाओं को हम अलग कैसे करते हैं? क्योंकि कविता की दुनिया में, काव्य शास्त्र में, इस 2 प्रकार की रचनाओं के लिए 2 विशेष गुण निर्धारित किए हैं। इसलिए आप ये भी ध्यान में रखिए साथ ही साथ कि जब कोई वीर रस की रचना होती है, जिसकी शब्दावली में कुछ विशेष अलग अलग विशेषताएं बताई गई है कि ये वाला वर्ग आना चाहिए, इस प्रकार के अक्षर आने चाहिए, इस प्रकार के शब्द आने चाहिए, इस प्रकार के समास आने चाहिए, तो वहां पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण होता है, जिसके बारे में हम आगे चल करके बात करने वाले हैं। और जब कोई श्रृंगार रस की रचना होती है, जिसका अर्थ तो समझ में नहीं आता आसानी से, लेकिन उसका भाव थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, और हम जो है ना थोड़ा सा मधुरता से युक्त अनुभव करने लगते हैं। हम अपने आप, अपना हृदय जो है वो थोड़ा सा अच्छा फील करता है, फील गुड वाली भावना जो है वो जागृत होती है। भले ही उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, भले ही उसका भाव पूर्णतया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस कविता को सुन करके, पढ़ करके आपको अच्छा लग रहा है, वो रचना माधुर्य गुणों से युक्त रचना होती है। इसको भी हम आगे चल करके पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी अभी आपको क्या याद रखना है कि सभी प्रकार के रसों में प्रसाद गुण हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये कहाँ पर होता है? क्योंकि अंततः इसको एक विशेष व्यूह बनाना होता है प्रसाद गुण को, और वो विशेष व्यूह क्या है? कि ये रचना आपके चित्त को प्रसन्न कर देने वाली हो। अब आप बताइए, विभत्स रस की कोई कविता पढ़ेंगे तो आपका चित्त प्रसन्न होगा? नहीं सर, नहीं होगा। जब आप कोई ऐसी रचना पढ़ते हैं, मान लीजिए वियोग श्रृंगार वाली रचना पढ़ते हैं,
तो क्या आपका चित्त प्रसन्न होगा? नहीं होगा। नहीं। आप बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि रस दशा में आप ठीक वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। तो ज्यादातर ये रचना, प्रसाद गुणों वाली जो रचनाएं होती है, वो किसमें ज्यादा प्रभावकारी होती है? करुण रस में, शांत रस में, वात्सल्य रस में, हास्य रस में। इन रसों में अमूमन आपको जो है प्रसाद गुण अधिकता के साथ देखने को मिलता है। इनको याद रखिएगा, करुण रस में, शांत रस में, वात्सल्य रस में, हास्य रस में। क्योंकि अंत तो गत्वा प्रसाद गुण को एक व्यूह रचना होता है। व्यूह रचने का मतलब क्या है? आपको किसी नतीजे पर ले जाना होता है, और वो नतीजा क्या है? प्रसन्नता प्रदान करना। क्योंकि प्रसाद शब्द का अर्थ ही क्या है? प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का मतलब क्या है? प्रसन्नता। और अर्थ की तरीके से देखेंगे, आप भाव के तरीके से देखेंगे, तो प्रसाद ठीक वैसा ही गुण है जैसा मंदिर में प्रसाद मिलता है, और उसको प्राप्त करने से आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है कि भगवान ने मुझे इस योग्य समझा है कि मुझे जो है ये प्रसाद प्राप्त करने का अवसर दिया है। ठीक वैसे ही कविता में जब आपको अतिरिक्त, बिना कोई अतिरिक्त प्रयास के अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, वो प्रसाद कहलाता है, वो प्रसाद गुण कहलाता है कविता। ज्यादातर ये किस प्रकार सर जैसे कोई भी है? सर हाँ। सर जैसे कोई भी भूत रस की है, चाहे वो कितनी भी इजी है, या चाहे कोई वीर रस की है वो कितनी भी इजी है, लेकिन अगर वो प्रसन्नता प्रदान नहीं कर रही है तो वो प्रसाद वो नहीं आएगा। नहीं आएगी, क्योंकि व्यू रचना से बाहर जा रही है। प्रसाद गुण का, प्रसाद का व्यू क्या है? प्रसन्नता प्रदान करना। और अमूमन कब प्रसन्नता होती है? जब हमें बिना कोई अतिरिक्त प्रयास के कोई चीज मिल जाती है ना, उस समय सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है, सबसे ज्यादा खुशी उस समय होती है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई बहुत मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज प्राप्त होती है तो उससे आपको प्रसन्नता नहीं होती, होती है, क्योंकि प्राप्ति हुई है आपको कुछ। लेकिन अतिरिक्त प्रसन्नता, बहुत अच्छी तरीके की जो प्रसन्नता है, वो आपको बिना अतिरिक्त प्रयासों के कोई चीज प्राप्त हो जाती है, जो आपके हृदय को एक तरीके से खुश कर देती है, तर कर देती है। वो एक अलग तरह की प्रसन्नता है। और कविता की दुनिया में जब आपको बिना प्रयासों के भाव की प्राप्ति हो रही है, तब प्रसाद गुण वाली रचना होती है। ये जब तीनों गुण पढ़ लेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे कोई रचना प्रसाद गुण की है, कैसे कोई रचना ओज गुण की, और कैसे कोई रचना माधुर्य गुण की। ठीक है। ओके। सर ये जो चित्त व्यापन होती है उसके जो नीचे वाली लाइन जिस प्रकार सूखे ईंधन में है, तो सर हम्म। उसी का अर्थ है ना? हाँ, ये दोनों ही, ये दोनों पंक्तियां जो है, ये उसी का अर्थ है। क्लियर? ये सर जो प्रसाद गुरु पांचाली देवी से संबंधित है, ये उसी का अर्थ है सर, चित्त व्यापन होती वाला। हाँ हाँ, ये जो लिखा है आचार्य मम्मट का कथन, ये इसी का अर्थ है, और ये इसी के आगे व्याख्या है। ओके सर। अब देखिए, एक प्रसाद गुण से युक्त रचना के बाह्य लक्षण क्या होते हैं? बाह्य लक्षण भी तो समझना जरूरी होता है कि कोई आदमी खुश कैसा दिखता है। एक अंदर से खुश कैसा, एक बाहर से खुश कैसे दिखता है। हाँ, कोई आदमी अंदर से बड़ा गुस्से में है, तो बाहर से गुस्से में कैसे दिखेगा, ये भी पहचानना जरूरी होता है। कई बार कविता बाहर से भी आपको जो है एक गुण की पहचान करवा देती है। इस प्रकार की रचना में कोमल कांत पदावली होती है। कोमल कांत पदावली का मतलब क्या? जैसे ब्रज का प्रयोग होता है सर, ब्रज भाषा का। जिसमें सरसता हो, है ना, सिंपली जिसमें सरसता हो, सरसता से युक्त शब्दों की इसमें भरमार होती है। रस भी आ रहा है, और रस के साथ साथ में अर्थ की प्राप्ति भी हो रही है अच्छे से। वो कोमल कांत पदावली। और अमूमन ब्रज भाषा के शब्दों को जो है कोमल कांत पदावली वाले शब्द माना गया है। वर्गों के पांचवें वर्ण क वर्ग, क वर्ग का प्रयोग अधिक होता है। नीति की बातें, भक्ति की बातें प्रसाद गुण में प्रधानता के साथ रखी जाती है, क्योंकि अंततः ये वाली चीजें जो है हमें कहीं ना कहीं पुरुषार्थों के करीब पहुंचाती हैं, पुरुषार्थों की प्राप्ति में सहायता
प्रदान करती है, नीति और भक्ति। मोक्ष किससे प्राप्त होता है? जब हम धर्म का कार्य करते हैं, जब हम नीति की बात करते हैं, नीति के रास्ते पे चलते हैं, जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और प्रसाद गुण भी क्या देते हैं? प्रसन्नता देते हैं। अंततः मोक्ष भी क्या प्रदान करता है हमें? अंततः सबसे अधिक जो प्रसन्नता प्राप्त होती है इस मनुष्य देह में, वो है मोक्ष की प्राप्ति होने में। तो प्रसाद गुण से युक्त रचना जो होगी, वो ज्यादातर रचनाएं नीति की, भक्ति की बातें करने वाली होगी। इसमें 5वें वर्णों का प्रयोग होगा, इसका मतलब अनुस्वार का प्रयोग होता है ज्यादातर। कोमलकांत पदावली होती है। क वर्ग त वर्ग का प्रयोग आपको अधिक देखने को मिलता है। ये बाह्य लक्षण है। इसके अलावा कोई भी रचना जिसका अर्थ आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो रहा है, कोई ज्यादा परिभाषिक शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, योग नियम प्राणायाम इत्यादि की शब्दावली वहां पर नहीं है, आपको अर्थ ढूंढने के लिए शब्दकोश का सहारा लेना नहीं पड़ रहा है। अब अर्थ का मतलब भाव, आपको भाव प्राप्त करने के लिए शब्दकोश का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। इसका मतलब वो रचना कैसी है? प्रसाद गुण से युक्त रचना है। करेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रसाद गुण के एग्जाम्पल। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, भारत माता ग्राम वासिनी। अब बताइए, इस कविता को पढ़ते ही आपको भाव समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट ईयर की क्लास में काव्य गुण एक बार पढ़ा रहा था, तो वहां बच्चे बोल रहे थे सर अर्थ नहीं समझ में आया। आप किसी जर्मन लैंग्वेज के स्टूडेंट को या किसी दूसरी लैंग्वेज के स्टूडेंट को, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को, अगर ये कविता देंगे तो हो सकता है उसको भाव समझ में नहीं आए पूरी तरीके से। तो उसके लिए तो सारी रचनाएं ओज और माधुर्य वाली है, प्रसाद गुण वाली कोई रचना है ही नहीं। साहित्य के विद्यार्थी को एक कविता का भाव जब अच्छे से समझ में आ जाए, आसानी के साथ में समझ में आ जाए कि बात किसके बारे में हो रही है। यहाँ पर बात भारत माता के बारे में हो रही है कि वो ग्राम वासिनी है, उसके भारत माता के स्वरूप के बारे में बात हो रही है। ये इस कविता का भाव है। तो भाव समझ में आ गया, एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग आपको आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है, कविता में मौजूद भाव आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब प्रसाद गुण है वहां। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। भाव तक पहुंचे? किसके बारे में बात की जा रही है? चांदनी के बारे में। हाँ, चंद्रमा की उन किरणों के बारे में बात की जा रही है, चांदनी के बारे में बात की जा रही है, उनकी महिमा बताई जा रही है, वो कैसे है, उनका प्रभाव कैसा है। कोई बहुत टफ वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या जिसकी कोई परिभाषिक शब्दावली है, कोई ऐसा शब्द है? नहीं सर। इसलिए कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, जो आसानी के साथ आपको उस रचना का भाव तक समझा दे, भाव पक्ष क्लियर कर दे आपके दिमाग में, वो रचना प्रसाद गुण से युक्त रचना है। नेक्स्ट, हे प्रभु आनंद दाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अब देखिए यहां पर ये रेफ इत्यादि आए हैं। रेफ इत्यादि आ जाने के बाद भी इस कविता के अर्थ पे, इस कविता के भाव पे कोई प्रभाव पड़ा? संयुक्त इत्यादि आए हैं, सब कुछ आया है, लेकिन उसके बाद भी जैसे ण आए हैं, हालांकि पंचम वर्ण तो प्रसाद गुण में सहायक होता है। जैसे यहां पर देखिए,
अनुस्वार इत्यादि है, तो पंचम वर्ण इसमें सहायता प्रदान करता है इस रस की इस गुण की प्राप्ति। लेकिन इस प्रकार के वर्ण आने के बावजूद इस रचना के भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपको भाव जो है इसका आसानी से प्राप्त हो रहा है। भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमें वो ज्ञान, वो गुण दीजिए जिनसे हम अपने आप को अच्छा बना सके। हमें आपकी शरण में लीजिए, सदाचारी बनाइए, ताकि हम ब्रह्मचारी बने, धर्म रक्षक बने और वीरता का पालन करने वाले लोग बने। भाव पक्ष क्लियर है? भाव समझ में आ गया कविता का? आपको अर्थ ढूंढने की कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़े। इसका मतलब कौन सा गुण है कविता में? प्रसाद गुण है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कविता को सुना, पढ़ा, भाव की प्राप्ति हुई, मुख्य अर्थ जो निकल के आ रहा है, बोध जो हो रहा है कविता से, उसकी प्राप्ति हो रही है। अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ रहे हैं, डिक्शनरी का यूज नहीं करना पड़ रहा है, बिना शब्दकोश के या बिना कोई बाह्य प्रयास के, बिना कोई शब्द का पोस्टमार्टम किए आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। वहां प्रसाद गुण है और प्रसन्नता भी हो रही है। जैसे ही रात होती है, ये वसुंधरा क्या करती है? मोती बिखेर देती है तारों के रूप में, रवि बटोर लेता है, और सुबह सूर्य देवता क्या करते हैं? वो सारे मोती जो धरती ने बिखेरे हैं तारों के रूप में, उनको बटोर लेता है रोज जब सवेरा होता है। इतना सिंपल सा मीनिंग है और अच्छा भी लग रहा है, चित्त प्रसन्न हो जाता है इस प्रकार की कविता सुनने से। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कहीं पर आपको कोई अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा है? जैसे जैसे आप कविता पढ़ रहे हैं ना, अर्थ बोध हो रहा है अपने आप। भाव पक्ष कितना सुबोध है, ये इसके अर्थ प्राप्ति से ही आपको पता चल रहा है। उत्साह पैदा कर रहा है आपको, लेकिन बड़ी धीरता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी सुबोधता के साथ, बड़ी सरसता के साथ में। इसलिए प्रसाद गुण है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप याद कर लीजिए, जैसे हे प्रभु आनंद दाता, नर हो न निराश करो मन को, इसकी कुछ पंक्तियां। वह आता दो टूक, यहाँ छो लिख दिया, दो है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, करुण रस में भी प्रसाद गुण होता है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर। इसकी पंक्तियां ये, निराला की कविता का नाम मानव है सर, मानव है। कौन सी कविता है? अभी याद आ जाएगा सर, याद नहीं। स्क्रीन पे देखिए। हाँ सर, भिक्षुक सर। भिक्षुक कविता है। अर्थ प्राप्त करने के लिए आपको कहीं और भागना पड़ा? उस भिक्षुक का चित्र जो है वो आपके दिमाग में आ रहा है स्पष्ट तौर से। अतिरिक्त प्रयास करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ी, और आप एक रस दशा में पहुंच जाते हैं। आपके भीतर जो है करुणा जागृत होने लगती है। कौन सा गुण? प्रसाद गुण। क्लियर? मंदिर के प्रसाद की तरह सरलता के साथ, सुबोधता के साथ में आपके चित्त को प्रसन्न कर देने वाली कविता जब आप पढ़ते हैं और उसका भाव तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत आप जो है उसके भाव को प्राप्त कर लेते हैं, वहां पर प्रसाद गुण होता है मेरे हिसाब से। क्लियर? अब सेकंड, माधुर्य गुण। माधुर्य मतलब इसमें क्या होगा? मधुरता होगी। सरसता यहां पर मुख्य है।
वहां पर भाव का समझ में आना मुख्य था। प्रसाद गुण में भाव की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो। यहाँ पर भाव की प्राप्ति हो ना हो, लेकिन एक मधुरता उस कविता को सुन करके, उस कविता का आनंद जब आप लेते हैं, अर्थ की प्राप्ति या भाव की प्राप्ति बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी हो रही है, लेकिन उस कविता को सुनने में ही बड़ा आनंद आता है। कर्णप्रिय कविताएं जो होती है वो माधुर्य गुण से युक्त होती है। कैसे, अभी देखते हैं। माधुर्य गुण वाली रचना के पठन से या श्रवण से पाठक, क्योंकि पाठक पढ़ता है कविता को और श्रोता सुनता है, पाठक या श्रोता का मन द्रवित हो उठता है। आपके हृदय को एक अद्भुत आश्चर्य वाला आनंद प्राप्त होता है और वो आनंदमय होकर के झूमने लगता है, भले ही अर्थ ना समझ में आए उसको, लेकिन कानों को बड़ी अच्छी लगती है। और जब वो कानों को अच्छी लगती है तो आपके हृदय को भी क्या करती है, द्रवित कर देती है, उद्वेलित कर देती है। वो रचना माधुर्य गुण से युक्त रचना मानी जाती है। वहां पर उधर प्रसन्नता, प्रसाद गुण में प्रसन्नता व्यूह होता है, ठीक है, और माधुर्य गुण में आह्लाद व्यूह है। माधुर्य गुण वाली रचना का अंतिम लक्ष्य क्या है, आह्लादित करना। आह्लाद का एक दिन अर्थ बताया था पिछली क्लासेस में, प्रेम जनित आनंद। किसी भी चीज के प्रति, किसी भी चरित्र के प्रति आपके हृदय में प्रेम जग रहा है, आपका हृदय उसके लिए द्रवित हो रहा है, उमड़ रहा है आपके हृदय में प्रेम, उसको बोलते हैं आह्लाद। तो आह्लाद माधुर्य गुण का प्रमुख भाव है। उस पूरी व्यूह रचना में, माधुर्य गुण की व्यूह रचना में आह्लाद अंतिम लक्ष्य है। जैसे प्रसाद गुण की व्यूह रचना में प्रसन्नता अंतिम होता है। क्लियर। माधुर्य गुण में समास रहित मधुर और कोमल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, कानों को अच्छी लगने वाली कर्णप्रिय ध्वनियां। कर्णप्रिय ध्वनियों के संयोग से या कर्णप्रिय नाद के संयोग से, शब्दों में नाद होता है ना, वर्णों में नाद होता है, और वर्णों की युति इस प्रकार से की जाए, वर्णों का समुच्चय इस प्रकार से बनाया जाए कि वो शब्द जो एक अद्भुत सी नाद पैदा करे, मधुरता आपके कानों के भीतर घोल दे, भले ही आपको अर्थ नहीं प्राप्त हो रहा है पर आपके हृदय को आह्लादित कर दे, वो रचना माधुर्य गुण से युक्त रचना होती है। इन माधुर्य गुण से युक्त रचना में कोमल वर्ण तो होते ही है, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, य र ल व का प्रयोग अधिक होता है। र के रेफ का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखिएगा। ट वर्ग तथा लंबे समासिक पदों का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल वर्जित है, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि ये फिर ओज के शब्दों की जो है व्यूह रचना बनाते हैं। करेक्ट। ट वर्ग और लंबे लंबे सामासिक पद यहां पर नहीं होने चाहिए। माधुर्य गुण, जैसे प्रसाद गुण पांचाली रीति का द्योतक होता है, पांचाली रीति से संबंध है प्रसाद गुण का। माधुर्य गुण का संबंध है वैदर्भी रीति से। विदर्भ का जो इलाका है वहां के कवि माधुर्य गुण से युक्त रचना करते थे, या विदर्भ प्रदेश में माधुर्य गुणों से युक्त रचना को प्रधानता दी जाती थी, प्रमुखता दी जाती थी। इसलिए उस प्रकार की रीति में रचना करने वाले कवियों को वैदर्भी रीति के कवि कहा गया। तो विदर्भ देश के कवियों की एक प्रकार से रीति थी, कविता करने की परंपरा थी, कविता करने का उनका एक डर्रा था। चित्त को प्रसन्न करने वाली और आह्लादित करने वाली, आह्लाद में भी एक प्रसन्नता तो है ही है, लेकिन आह्लादित कर दे, प्रेम जनित जो आनंद है उसकी प्राप्ति अगर कोई कविता करवाती है तो वैदर्भी रीति की कविता है, वो माधुर्य गुण वाली कविता है, आपको मधुरता का आनंद प्रदान करती है।
आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में माधुर्य गुण की परिभाषा देते हुए क्या लिखते हैं? चित्त द्रवी भावमयोल्लादो माधुर्यम मुच्यते। इसका मतलब क्या हो गया? चित्त आह्लाद से द्रवित हो जाए, वह गुण माधुर्य कहा जाता है। प्रेम जनित आनंद से आपका चित्त प्रसन्न हो जाए, आपका हृदय द्रवित हो जाए, वो माधुर्य गुण वाली रचना। ध्यान ये रखना, यहाँ पर भाव का कोई संबंध नहीं है। प्रसाद गुण में भाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भाव का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो भाव आपके हृदय पर कोई असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, आपका हृदय उससे पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा है। आपके हृदय को जो कविता द्रवित कर दे, उसका अर्थ समझ में आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है। आह्लाद करना, आह्लादित करना उस कविता का परम लक्ष्य होता है। आपके चित्त को द्रवित करना उस कविता का परम लक्ष्य होता है। ये बात कौन लिखते हैं? आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं, चित्त द्रवित भावमयोल्लादु। इसका मतलब भाव से जो आपके चित्त को आह्लादित कर दे, द्रवित कर दे, वो कविता माधुर्य गुण से युक्त कविता है। करेक्ट। भरत मुनि ने अपनी ग्रंथ नाट्य शास्त्र में माधुर्य का अर्थ लगाया है श्रुति मधुरता से, कि सुनने में जो भी कविता आनंददायक लगे, उसका भले ही एक भी अर्थ नहीं बैठ रहा है दिमाग में, लेकिन हृदय बड़ा आनंद प्राप्त कर रहा है। जैसे एक आपको 1942 द लव स्टोरी का एक गाना है, भी ये ना क्लास खत्म होने के बाद सुन लीजिएगा, आज संडे है वैसे भी। 1942 का लगभग हर एक गाना जो है ना बड़ा अच्छा है, माधुर्य गुण प्रदान करने वाला है, प्रसाद गुण वाले हैं। उनकी जो शब्द रचना है ना, वो एक सुनने में भी बड़ा आनंद देती है। आप किसी अन्य भाषाई व्यक्ति को भी वो गाना सुनाएंगे ना, तो वो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि उसका रिदम, उसमें जो शब्दों की व्यूह रचना है, शब्दों को जिस तरीके से बरता गया है, एक प्रकार की नाद वाले शब्द जो है वहां पर रखे गए हैं। तो ये मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, एक दिन मैं आ रहा था हैदराबाद से अपने स्टेशन को, तो एक लड़का बैठ के बड़े तन्मयता से उस फिल्म के गाने बार बार रिपीट मोड पे सुन रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या, क्योंकि जनरली इधर ये भाषा की समस्या के कारण नहीं समझ में आती हिंदी, तो उससे पूछा कि तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है? तो उसने बोला समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका रिदम, मैं इसको रिपीट मोड पे सुनता रहता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, उसको अर्थ नहीं पता चल रहा है कविता का, लेकिन उस कविता की मधुरता। हाँ, एक लड़की को देखा था, ये भी एक गाना और भी था, पायले रुंझुन रुंझुन ऐसा करके कोई गाना था, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था, वो बार बार सुन रहा था इनको रिपीट मोड पे। तो इसका मतलब श्रुति मधुरता है, जो भरत मुनि कहते हैं माधुर्य गुण की विशेषता, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में मधुर लगता है, कर्ण प्रिय ध्वनिया। हाँ वही, रुंझुन रुंझुन ऐसा करके कुछ गाना है। श्रुति मधुरता के कारण भरत मुनि कविता में जो है माधुर्य गुण की प्रस्तुति, माधुर्य गुण की जो है उपस्थिति मानते हैं। आचार्य दंडी माधुर्य का अर्थ रसपूर्णता को मानते हैं, कि आपके भीतर जो है सरसता ला दे, आपके हृदय को कोई एक रस दशा जिसमें आह्लाद उत्पन्न करने की क्षमता, और जनरल सी बात है आह्लाद उत्पन्न करने की क्षमता वाला रस कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार रस की पूर्णता, अर्थ भले ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो है श्रृंगारिक आनंद प्राप्त हो रहा है, वो रचना माधुर्य गुण से युक्त रचना होती है आचार्य दंडी के अनुसार। ये ध्यान रखना, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। भरत मुनि के अनुसार माधुर्य गुण का प्रधान लक्ष्य है, या फिर भरत मुनि के अनुसार माधुर्य गुण का प्रधान लक्षण है श्रुति मधुरता। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण का प्रधान लक्षण है रस पूर्णता।
करेक्ट। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, छोटे छोटी सी बातें लेकिन बहुत काम की है। आचार्य वामन किसमें मानते हैं? आचार्य वामन मानते हैं कि माधुर्य गुण के लिए रचना को सामासिक पदावली से रहित होना चाहिए। अगर लंबे लंबे सामासिक पद है तो वो रचना माधुर्य गुण वाली रचना नहीं होगी। ऐसी बात सीधी सीधी आचार्य वामन करते हैं, क्योंकि फिर वो उलझ जाता है। लंबी सामासिक रचना पदों वाली जो रचना है ना, उसमें फिर भाव पक्ष तो बिल्कुल मर ही जाता है और श्रोता जो है उसको प्रॉपर तरीके से सुन भी नहीं पाता है, क्योंकि संस्कृत की परंपरा की तरह फिर वो एक लंबी कड़ी की शुरू से लेकर के अंतिम पैराग्राफ के अंतिम बिंदु तक एक ही शब्द वाली रचना बन जाती है। इस प्रकार की रचनाएं जो है क्लिष्ट भी है, साथ ही साथ में वो जो है कर्णप्रिय भी नहीं लगती है। संस्कृत में ये अलग बात है, क्योंकि संयोगात्मक भाषा है और हिंदी जो है वो वियोगात्मक भाषा है। आचार्य वामन संस्कृत के आचार्य हैं, अब भी ये बात कह रहे हैं कि सामासिक पदों वाली जो रचना होती है उसमें माधुर्यता नहीं होती है, वो माधुर्य गुणों से युक्त रचना नहीं होती है। और ये बात ठीक हिंदी में भी लागू होती है। हिंदी वियोगात्मक है, इसलिए उसमें वैसे भी सामासिक लंबे सामासिक पदों वाली रचना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी होती है। तो माधुर्य गुण वाली रचना में लंबे सामासिक पद नहीं होने चाहिए। आचार्य मम्मट किसको प्रधान गुण मानते हैं? आह्लाद को और श्रृंगार रस को, क्योंकि श्रृंगार रस से ही जो है आह्लाद उत्पन्न होता है। प्रेम जनित आनंद आह्लाद कहलाता है, ये बात बता दी है आपको। मम्मट के अनुसार आह्लाद तथा श्रृंगार रस में द्रवित करने को माधुर्य गुण की विशेषता माना गया है, क्योंकि श्रृंगारिक रचनाएं जो है वो आपके हृदय को आनंदित करती है, वो आपको जो है आह्लाद की दशा में पहुंचाती है। अब समझिए, आह्लाद की दशा में व्यक्ति जो है वो निर्णय नहीं ले पाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कई बार ये कहा जाता ना, एक टर्म यूज की जाती है अंग्रेजी में, सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब क्या है? इमोशंस में बह करके आदमी जब निर्णय नहीं ले पाता ना, वो प्रॉपर कंडीशन कहलाती है। आह्लाद की स्थिति में भी आदमी निर्णय नहीं ले पाता है, इसलिए कई राजाओं को जो है इस प्रकार की रचनाएं सुना करके उनसे ऐसे ऐसे निर्णय करवा लिए गए जो घातक सिद्ध हुए, और अमूमन ऐसे निर्णय उनकी नायिकाओं के द्वारा जो है आह्लादित करके करवाए गए, जो उनके राज कार्यों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए। तो इसमें निर्णय करने की क्षमता व्यक्ति खो देता है। यह आनंद ऐसे ही प्रकार का आनंद है। मम्मट के अनुसार आह्लाद सबसे प्रधान गुण है। सबसे प्रधान गुण है माधुर्य गुण का आह्लाद, मम्मट के अनुसार। तो ये चारों पांचों याद रखना, स्पेशली इन आचार्य कवियों ने ये मुख्य गुण माने हैं। भरत मुनि, रिपीट कर देता हूं एक बार। भरत मुनि के अनुसार श्रुति मधुरता, आचार्य दंडी के अनुसार रसपूर्णता, आचार्य वामन के अनुसार सामासिक पदावली से रहित, आचार्य मम्मट के अनुसार आह्लाद। इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। माधुर्य गुण श्रृंगार, शांत और करुण रसों में अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है, और सबसे प्रधान रूप से श्रृंगार और शांत। करुण रस में बहुत कम, श्रृंगार और शांत में प्रमुखता के साथ माधुर्य गुण मौजूद रहता है या इनमें आता है। श्रुति मधुरता ये मुख्य बाह्य लक्षण है इस प्रकार की कविता के। श्रुति मधुरता, समास की हीनता, यानी कि समास बहुत कम इस्तेमाल किए या न के बराबर इस्तेमाल किए जाते हैं। आह्लादकता, यानी कि चित्त को जो है प्रेम जनित आनंद प्रदान करें। चित्त की द्रवणशीलता, चित्त को द्रवित कर देने वाली भी होती है कविता, लेकिन श्रृंगारिक रूप से, ठीक है। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब सीधा सीधा आह्लाद से ही है, वो आपको श्रृंगार रस से सराबोर कर देती है, भिगो देती है। ये गुण माधुर्य के लिए आवश्यक माने गए हैं, ये आवश्यक तत्व है। इस प्रकार की कविता जो होती है वो माधुर्य गुण से युक्त होती है। भिखारी दास
माधुर्य गुण के लक्षण बताते हुए लिखते हैं कि अनुस्वार कोमल वर्ण से युक्त किंतु ट वर्ग के वर्णों से रहित रचना जो है वो माधुर्य गुण वाली होती है। अब देखिए, अनुस्वार का प्रयोग तो प्रसाद गुण की रचनाओं में भी होता है। ऐसा नहीं कि एक अनुस्वार अगर कहीं इस्तेमाल हो गया तो उसको हटाओ, यहां से माधुर्य गुण में ले जाके पटक दो। भाव, प्रसाद गुण की रचना का भाव तुरंत स्पष्ट होना चाहिए। माधुर्य गुण की रचना का भाव आपको समझ में आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार वहां पर श्रुति मधुरता काम करनी चाहिए। दंडी के अनुसार वहां पर रस पूर्णता काम करनी चाहिए। आप कोई एक रस को प्राप्त कर रहे हैं, अमूमन यहाँ पर श्रृंगार रस होता है। आचार्य वामन के लिए सामासिक पद नहीं होने चाहिए, भले ही वहां पे अनुस्वार इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मम्मट सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि वो रचना आपके भीतर प्रेम जनित आनंद की उत्पत्ति करवाती है, तो वो रचना माधुर्य गुण से युक्त रचना होती है। अब चाहे वहां पर एक आध अनुस्वार प्रसाद गुण में हो कि नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? वहां पर भाव सीधे सीधे समझ में आना चाहिए। यहां पर भाव के अतिरिक्त ये वाली बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। भिखारी दास क्या लिखते हैं? माधुर्य गुण के लक्षणों को बताते हुए ध्यान से इसको सुनना और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि ये इक्के दुक्के क्वेश्चन ही है जो आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स की तरफ ले जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहीं से लगते हैं, या तो यहां से ये जो मैंने बताए हैं प्रमुख लक्षण इनसे, या फिर इस प्रकार के काव्य गुण में बहुत कम इस टाइप के क्वेश्चन है। अनुस्वार ओ वर्ण जुत सबे वर्ण अट वर्ण अट वर्ग ट वर्ग नहीं होना चाहिए। यहां बताया ना पहले कि ट वर्ग के वर्णों से रहित, इसका मतलब क्या है? अट वर्ग नहीं, अट वर्ग। तो अलग अलग लिखना चाहिए ताकि ज्यादा स्पष्ट हो जाए। अनुस्वार अनुस्वार होने चाहिए। ओ वर्णजुत, वर्णजुत का मतलब कोमल वर्ण, वर्ण जुड़े हुए हो बड़ी मधुरता के साथ। कोमलता कब है? जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा लचीली होती है, बहुत ही ज्यादा अपने अंदर एक ओप रखती है, एक सुंदरता रखती है। माधुर्य गुण का मतलब ही क्या? सुंदरता। अक्षर जामे मृदु परे, मृदु अक्षर हो, माधुर्यता से युक्त अक्षर हो, तो माधुर्य निसर्ग, वहां पर माधुर्य गुण निसर्ग रूप से मौजूद रहता है। सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। जहां पर अनुस्वार कोमल वर्ण हो, ट वर्ग से रहित वर्णों का प्रयोग किया गया हो, और वो रचना आपके भीतर आह्लाद पैदा करे, श्रृंगारिकता पैदा करे, सुन करके एक आनंद की तरफ ले जाए, श्रुति मधुरता लिए हुए हो, वो रचना माधुर्य गुण से युक्त रचना होती है। यहां तक किसी को समस्या? माधुर्य गुण के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वे जात अजो बहे वा यमुना के तीर। अनुस्वार प्रयोग हुए कुंज, मंद इत्यादि में, और इसके अलावा एक श्रुति मधुरता है। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। कोई बहुत बड़ा सामासिक पद है? नहीं है। है कहीं पर सामासिक पद? मन वे जात अजो बहे वा यमुना के तीर। खुद ही मन को उस स्थिति में ले जाना चाहता है। मन, मेरा भी मन जो है उस यमुना के तीर पे, उस यमुना के तट पे आज भी बह करके चला जाता है, जहां पर सगन कुंज है, छाया सुखद है और मंद मंद समीर चल रही है। छंद का यहाँ पर बहुत ज्यादा योगदान रहता है, क्योंकि जनरल सी बात है कि पुरानी जितनी भी रचनाएं हैं आपके आधुनिक काल से पहले की, आधुनिक काल में भी भारतेंदु और कुछ हद तक द्विवेदी काल की रचनाएं भी, इससे पहले की समस्त रचनाएं कोई ना कोई छंद में चलती है, और छंद की वजह से एक प्रवाह आता है, छंद की वजह से ही श्रुति मधुरता आती है।
आप छंद मुक्त रचनाओं को पढ़ेंगे तो वहां पर इतनी श्रुति मधुरता नहीं होगी। प्रवाह की आवश्यकता निराला ने बताई है, लेकिन आधुनिक कवियों ने उस प्रवाह की आवश्यकता को किनारे छोड़ दिया है। कुछ मुक्त छंद को कुछ और ही तरीके से समझ लिया है, कविता को सिर्फ और सिर्फ एक बयानबाजी की तरह इस्तेमाल किया है, उसके अंदर प्रवाह जो होना चाहिए वो नहीं रखा है। तो माधुर्य गुण की रचनाओं में एक विशेष प्रवाह होता है, एक फ्लो होता है, एक रिदम होती है। नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं। अब देखिए, ये आधुनिक काल की है, आधुनिक काल की कविता है, लेकिन प्रवाह देखिए। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जब आंसू बहते, सदै हृदय वह कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी भी मुझसे कहकर जाते। प्रवाह है, मधुरता है, कर्णप्रियता है। और एक बात और कही थी, कई बार करुण रस की कविताएं भी मधुरता प्रदान करने वाली है। यहां पर जो माधुर्य गुण का अंतिम व्यू है, आह्लाद उत्पन्न करना, वो आह्लाद है इस नायिका में, प्रेम जनित आनंद है जो वो प्रकट करना चाह रही है कि मेरे जो प्राण प्रिय हैं वो बिछुड़ गए हैं, अलग हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं उन्हीं के उस प्रेम में जिंदा हूं। अब मुझे अपनी परीक्षा देनी है। कौन सी कविता से ये है ये पंक्तियां? यशोधरा। करेक्ट, यशोधरा। प्रेम जनित आह्लाद जो है वो अंतिम रूप से यहाँ प्राप्त होता है, माधुर्य गुण है, क्योंकि रचना में एक प्रवाह है, कर्णप्रियता है। भले ही आपको बिना संदर्भ के अर्थ समझ में आए ना आए, लेकिन सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मिरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। अर्थ ऊपर से गया होगा, लेकिन शब्दों की व्यूह, शब्दों का प्रयोग करना, छंद का प्रवाह, कर्णप्रियता, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वर्ण इस्तेमाल नहीं हुआ है जो आपको जो है आपके कानों को कर्कश लगे। अमी हला हल मद भरे। अब इस छंद को एक बार पढ़िए, आपके वाचन में ही एक अद्भुत तरीके का उतार चढ़ाव आपको मौजूद मिलेगा। अमी हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मृत, ये मृत लिख दिया है, वैसे मृत ही है। जियत मृत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। ये जो श्रुति मधुरता है, ये जो प्रेम जनित आनंद है, जे चितवत एक बार, अगर एक बार देख ले तो बस कल्याण हो जाए। ये माधुर्य गुण के लक्षण है। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन समराम हृदय गुनि, मानहु मदन दुंद दीनी, मन सा विश्व विजय कर ली। नोट कीजिएगा। बहुत बड़े सामासिक पद नहीं है। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, आप बस इस छंद के एक ही पद से उस आनंद की प्राप्ति कर लेते। वो मधुरता जो है आपके हृदय में स्थान बना लेती है। अर्थ नहीं पता चल रहा है, फिर भी नाद जो है इस कविता का वो इंपॉर्टेंट है। नाद ही कविता के गुण की पहचान करवाती। कंकन किंकनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन समराम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। नेक्स्ट, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनि हंसे, देन कहे नट जाए। यहाँ पर तो साफ साफ स्पष्ट रूप से उस आह्लाद का पता चल रहा है, और आह्लाद माधुर्य गुण का अंतिम व्यू होता है। बतरस लालच, बस खत्म, यहीं से आपको कविता का गुण पता चल गया। बातों के रस के लालच में नायिका जो है वो आह्लादित है, प्रेम जनित आनंद है, वो बात करना चाहती है लंबे समय तक। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनि हंसे, देन कहे नट जाए।
नहीं अर्थ पता चल रहा है, फिर भी आप जो है इस कविता के भाव को ग्रहण कर पा रहे हैं। बातों के रस के लालच के कारण लाल की मुरली जो है वो लुका लेती है, छुपा लेती है गोपिकाएं। सौहा करे भवानिया से देन कहे नट जाए। जब वो कृष्ण देने के लिए कहते हैं तो नट जाती है और भौहों से हंस रही है। वो प्रेम जनित आनंद को प्राप्त कर रही है, नायिका भी, और जब आप ये रचना पढ़ रहे हैं तब आप भी। उस आह्लाद के कारण ही यहाँ पर माधुर्य गुण है। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी सारी कविताएं अभी हमने ये माधुर्य गुण वाली पढ़ी है, आपको इनमें से कोई ऐसी लगी सिवाय इस रचना के इसका अर्थ स्पष्ट रूप से, क्योंकि हम तो कंटिन्यू यही पढ़ रहे हैं तो हमें इसका अर्थ पता है। अदरवाइज आप अगर इनको पहली बार पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपने जब इनको पहली बार पढ़ा था तब आपको इसका अर्थ स्पष्ट रूप से पता था, नहीं सर। खोजना पड़ रहा था। इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है। अगर यही अर्थ की दृष्टि से बहुत सरस होती, बिल्कुल आपको पहली दफा पढ़ते ही समझ में आ जाता, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, उस पंक्ति की तरह अगर वो समझ में आ जाती तो इसलिए उनको प्रसाद गुण में रखा गया है। यहाँ पर अब देखिए, इस कविता में अर्थ हो सकता है कि आपको पहली दफा पढ़ने से समझ में आ गया हो या आया हो, लेकिन आह्लाद है यहाँ पर। नायिका के उस आह्लाद का वर्णन कर रहा है यहाँ कवि, इसलिए प्रेम जनित आनंद का, उस वियोग के आनंद का भी वर्णन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है, मधुरता है। कुछ और उदाहरण देखिए, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। अरे ये देखिए, इसका ये जो मृदंग की गति से आगे बढ़ना है, यही इसका नाद जो है वो माधुर्य गुण प्रदान करता है इस कविता को। भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। अब आपको पहले तो अर्थ या इसका भाव ग्रहण करने के लिए सारे के सारे जो अर्थ है ना, नट जाना, रीजना, खींचना, इनको समझना पड़ेगा। ये प्रेम की शब्दावली है, प्रेम की पारिभाषिक शब्दावली है, इनका अर्थ पता करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप इस कविता का शब्दार्थ ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन सुन लिया, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। अब ऊपर वाले शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली नहीं पता है, बावजूद इसके आप अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई नायक नायिका है जो भरे हुए भवन में बात कर रहे हैं, कहते हैं, नटते हैं, रीझते हैं, खींचते हैं, ये तमाम सारी क्रियाएं उनके बीच आंखों ही आंखों में जो बातचीत हो रही है उसमें चल रही है। मिलन का आह्लाद है, प्रेम जनित आह्लाद है, वो चाहे आंखों के रास्ते से है चाहे वो हृदय से। और एक मधुरता है, कर्ण प्रियता है, श्रुति मधुरता है। पाकर आहा उमंग उर्मिला अंग भरे थे, आली ने हंस कहा कहाँ ये रंग भरे थे। सुप्रभात है आज स्वप्न की सच्ची माया, किंतु कहाँ वे गीत यहाँ जब श्रोता आया। अर्थ में भी हो सकता है कि आपको स्पष्ट हो गया है, लेकिन स्थिति वही, माधुर्य गुण का अंतिम व्यू, आह्लाद, ये प्रेम जनित व्यू है जो आपको दूसरी ही पंक्ति में, पहली और दूसरी पंक्ति में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। पाकर आहा उमंग उर्मिला अंग भरे थे, बस इसे एक पंक्ति सही उस प्रेम जनित, उस मिलन जनित आह्लाद का वर्णन कर दिया है। दूसरी पंक्ति में दूसरा पक्ष रखा है, आली ने हंस कहा, उसकी सखी, जो नायिका की सखी है, उसने कहा कहाँ ये रंग भरे थे। उस आह्लाद का वर्णन कवि ने दो बार, दो पंक्तियों में अलग अलग चरित्रों के माध्यम से कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, रचना कैसी है, माधुर्य गुण से युक्त रचना है। और अंग भरे थे, रंग भरे थे, सच्ची माया श्रोता आया, ये क्या कर रहे हैं, एक नाद उत्पन्न कर रहे हैं, एक श्रुति मधुरता इस कविता में ला रहे हैं। इसको तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, ये तो पढ़ लिया है। चलिए, तो ये थे माधुर्य गुण के कुछ उदाहरण।
आई थिंक क्लियर हुआ। आह्लाद को जरूर टारगेट कीजिएगा। प्रेम जनित आनंद की कविता है और अर्थ में थोड़ी बहुत गहराई है, अर्थ नहीं समझ में आ रहे हैं, और एक नाद है, छंद में एक जो है वो यति गति इत्यादि का प्रयोग कवि कर रहा है उस तरीके से। तो इसका मतलब कविता किसकी है? माधुर्य गुण की कविता है। माधुर्य गुण को पहचानना बहुत आसान है। ज्यादातर जो है संयोग और वियोग श्रृंगार की रचनाएं होती है ज्यादातर, क्योंकि प्रेम जनित आनंद में या तो संयोग की प्राप्ति कर रहा होता है या वियोग की प्राप्ति कर रहा होता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है ओज गुण। अच्छा, माधुर्य गुण की रीति कौन सी है? वैदर्भी। करेक्ट। प्रसाद गुण की पांचाली, प से प्रसाद, प से पांचाली, और माधुर्य की वैदर्भी। अभी ओज गुण पढ़ते। ओज शब्द का अर्थ है तेज, दीप्ति, उत्तेजना, चमक, ऊर्जा प्रदान करने वाली वो आभा, ये ओज के शब्दार्थ है। जिस रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में एक आवेग आए, एक उत्साह पैदा हो, वीर रस की प्राप्ति हो, क्योंकि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस की प्राप्ति हो, वो रचना ओज गुण वाली रचना होती है। ज्यादा कोई जोर देने की जरूरत ही नहीं है इसमें। कविता को पढ़कर सुन करके आपके भीतर आवेग आ रहा है, आपके भीतर उत्साह पैदा हो रहा है, आपको वीरता का अनुभव हो रहा है, वो रचना कैसी है? ओज गुण से युक्त रचना। अब एक चीज और समझिएगा ध्यान से, क्योंकि कई बार ऐसा चांस बनता है, नेट के एग्जाम में कई बार ऐसा देखा है क्वेश्चन, लोग जो है जो युद्ध में लड़ता है उसी को वीर मानते हैं मैक्सिमम लोग। क्या वीर सिर्फ वही होता है जो युद्ध में लड़ता है? भारतीय नहीं दर्शन के हिसाब से वीर की क्या व्याख्या है? सर, जिस भी काम करने में सर साहस का एक प्रमुख तत्व है सर। करेक्ट। कोई भी काम करते हुए अगर कोई व्यक्ति साहस का परिचय देता है, औरों से हटकर के काम करता है, वो वीर व्यक्ति है। वो काम कोई भी हो सकता है। भारतीय दर्शन में वीर व्यक्तित्व के 3 एक विशेष पैटर्न बताए हैं। एक धर्मवीर होता है, एक जो वीर की परिभाषा हमारे दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से बैठी हुई है युद्धवीर होता है, एक होता है दानवीर। आपने कर्ण के नाम के आगे सुना होगा दानवीर कर्ण। ये 3 तरीके के वीर होते हैं और ये तीनों ही उत्साह के कारण ऐसा करते हैं। अति उत्साह के कारण एक व्यक्ति अब धर्म में वीर बनता है, एक युद्ध में वीर बनता है, एक दान में वीर बनता है। तो ये 3 प्रकार के वीर भारतीय दर्शन में बताए गए, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर। ये दिमाग में रखिएगा जब भी आप ओज गुण की कविता को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार की कविता में, ओज गुण से युक्त कविता में बाहरी पैटर्न समझ लीजिए क्या रहता है, बाहरी रूप रंग कैसा होता है। द्वित्व युक्त वर्ण होते हैं। द्वित्व वर्णन कैसे, सॉरी द्वित्व वर्ण कैसे? ट वर्ण को 2 बार लिखा है झपट्टा, ट को 2 बार लिखा है कुत्ता, ये द्वित्व है। इस प्रकार के वर्ण, एक वर्ण को दूसरी बार लिख रहे हैं, इस प्रकार के वर्ण जो है वो आपको जैसे यहाँ पर फिर भी अलग हो जाता है, द और ध है, एक ही वर्ग के वर्ण जब एक युक्ति में वापस लौटते हैं, जब एक युक्ति के साथ वापस प्रयोग किए जाते हैं, आधे अधूरे पूरे आधे में, तो वो द्वित्व कहलाते हैं। जैसे कुत्ता है, झपट्टा है, दुपट्टा है इत्यादि, ये द्वित्व है। तो इसमें ओज गुण से युक्त रचना में द्वित्व वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है।
आप देखते ही पहचान जाएंगे इसको। संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे च, त्र, य, त्र, ये तो है ही, इनको तो चार को तो आप पहचानते ही हैं। इसके अलावा भी संधि वाले वर्ण इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एक आधा और एक पूरा संयुक्त। परुष वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जो कठोर वर्ग है, कठोर वर्ग वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ट वर्ग, ट वर्ग वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ऊष्म वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है, च, त, च, इनका भी प्रयोग किया जाता है। रेफ वर्णों का प्रयोग किया जाता है। रेफ क्या होते हैं? जैसे हम लिखते हैं शर्मा, ये र, ये वाला र, जो र ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी लगा हुआ होता है, वो रेफ। क्लियर? तो रेफ वर्णों का प्रयोग भी यहां पर किया जाता है ओज गुण से युक्त रचना में। लंबे पद होते हैं और सामासिक पद होते हैं। लंबे और सामासिक पदों का प्रयोग भी ओज गुण वाली रचना में किया जाता है। ये बाह्य लक्षण है ओज गुण से युक्त रचना के। भीतरी तौर पर तो आपको भाव पहचानना है। जिस रचना को पढ़ करके आपके भीतर एक तेज, एक उमंग, एक उत्साह, एक आवेग पैदा हो, वो रचना कैसी होती है? ओज गुण से युक्त रचना। ये बाह्य लक्षण है। आपको मूलतः भाव से पहचानना है। भाव से ज्यादा करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे आप, ये लिख के ले लीजिए। अगर आपको काव्य गुण पहचानना है, भाव से ज्यादा करेक्ट आंसर निकलेगा। बाह्य लक्षणों पर फोकस करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको जो है बस सीधा भाव पहचानना है। भाव से आप तुरंत पहचान जाएंगे कौन से गुण की और कौन सी रीति की रचना है। यहां बात कर लेते हैं ओज गुण की रीति कौन सी। गौड़ी। ठीक है, गौड़ी रीति जो है वो ओज गुण की रीति है। इसमें मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होता है। मूर्धन्य कौन सी होती है? वर्ग सर। क, च और ट, क और प। आपको आई थिंक याद रह जाएगा। KTMDO, केटी नाम की कोई लड़की है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफिस की। KTMDO, क च ट त प लिख दीजिएगा। क का मतलब कंठ्य, च तालव्य, ट मूर्धन्य, त दंत्य और प ओष्ठ्य। कौन से? मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन से? ट वर्ग, जो अभी अभी आपको बताया था कि ट वर्ग का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है ओज गुण वाली रचनाओं में। और इसका संबंध गौड़ी रीति से है और परुष वृत्ति से है। ये वर्णों की वृत्ति होती है। कुछ वर्ण जो होते हैं कोमल वृत्ति के होते हैं, कुछ वर्ण होते हैं परुष वृत्ति के। परुष का मतलब होता है कठोर। कठोर वृत्ति के वर्ण होते हैं ज्यादातर। ये वर्ण कैसे होते हैं? ट वर्ग वाले। ट वर्ग के वर्णों से मिलाकर के जो शब्द बनाए जाते हैं वो परुष वृत्ति के शब्द होते हैं। और रीति कौन सी है? गौड़ी। अब ये आप ये अंदाजा लगा लीजिए, गौड़ी ये शब्द ही परुष वृत्ति का है, इसलिए ओज गुण का है। इस रीति में ओज गुण अलंकार तथा समासों की प्रधानता रहती है। समासों का, लंबे सामासिक पदों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है गौड़ी रीति में, ओज गुण में। ढ और न का प्रयोग आपको अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि ओज गुण से युक्त रचना यानी कि वीर रस की रचना में आप इन वर्णों की आवृत्ति बार बार देखते हैं। वीर रस में, रौद्र रस में, विभत्स रस में, भयानक रसों में ओज गुण मौजूद रहता है। इस चीज को ध्यान से समझना। ये रस है जहां पर ओज गुण का प्रयोग, जहां पर गौड़ी रीति का प्रयोग, जहां पर परुष वृत्ति के वर्णों का प्रयोग
ज्यादा देखने को मिलेगा। सूत्र है एक तरीके का। वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, यहीं पर जो है अलग अलग प्रकार के वीर अलग अलग अपने गुणों की जो है प्रस्तुति करते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रकार की कविताओं में ओज गुण मौजूद रहता है, गौड़ी रीति मौजूद रहती है, वर्णों की परुस्मृति मौजूद रहती है। परुस्मृति मतलब कठोर वृत्ति। कुछ वर्ण होते हैं कठोर वृत्ति के होते हैं, कुछ कोमल वृत्ति के होते हैं। जैसे आप ब्रज भाषा की शब्दावली देखी, वहां पर अधिकांशतः वर्ण कैसे कोमल वृत्ति वाले। और खड़ी बोली के वर्णों को देखी, वहां पर आपको परुस्मृति के वर्ण अधिक मिलेंगे। इससे ज्यादा परुस्मृति के वर्ण चाहिए तो अपभ्रंश में लौट जाइए। अपभ्रंश में अधिकांश वर्ण जो है परुस्मृति के हैं। वर्णों से ही शब्द बनते हैं एक्चुअली वृत्ति के परिचायक होते हैं। जैसे गौड़ी शब्द कैसा है, परुस्मृति का वर्ण है। वीर रौद्र ये बता दिया, इनमें ओज गुण अधिक पाया जाता है। तो थोड़ा पीछे पीछे कीजिए सर, थोड़ा सा। ओके, ये लीजिए। यहाँ सर वो जो आप लोगों ने लिखा है कि, देखिए सर ऊपर से दूसरी लाइन देखिए, हाँ, इसमें द्वित संयुक्त तथा परस वर्गो रेप लंबे समस्त पदों आदि का प्रयोग होता है। रेप लंबे समस्त पदों क्या होता है सर? लंबे समस्त पदों आदि का प्रयोग होता है। लंबे सामासिक, ये सामासिक है। सामासिक है, बोल के मैंने करेक्ट कर दिया था, यहाँ पे लिखा नहीं था। लंबे सामासिक पदों का प्रयोग होता है। हो गया करेक्ट? मैंने बोल दिया था डायरेक्ट, लिखा नहीं था। आचार्य भिखारी दास कहते हैं, उद्यत अक्षर जहां भरे स क ट युत मिली जाए, इनका प्रयोग ज्यादा होता है। च का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये स नहीं है, बल्कि ऊष्मी व्यंजन सारे आ जाते हैं। क का मतलब कठोर वृत्ति वाले सारे वर्ण। ट मूर्धन्य वर्ण, इन सब का प्रयोग जहां पर किया जाता है, ताहि ओज गुण कहते हैं जे प्रवीण कविराई। जिनका प्रयोग प्रवीण कविराई ही कर सकते हैं। इसका मतलब वीर रसात्मक कविता अपनी पूरी प्रधान वीर वृत्ति के साथ में सिर्फ चतुर चालाक होशियार कवि ही कर सकता है, वो वर्णों के समुच्चय के द्वारा। हर कोई व्यक्ति जो है वीर रसात्मक कविता उतने प्रभाव के साथ में नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अपनी प्रवीणता दिखानी पड़ती है। जो प्रोफेशनल दरबारी कवि होते हैं वो इस प्रकार की रचना ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा होगा वीर रसात्मक कविताएं या ज्यादातर उन कवियों ने लिखी है जो किसी न किसी दरबार के कवि रहे हैं। ज्यादातर वीर रसात्मक कविताएं उन्हीं की ज्यादा प्रसिद्ध है। करेक्ट। आधुनिक काल के संदर्भों को छोड़ दीजिए तो भरत मुनि समस्त गंभीर अर्थपूर्ण और श्रवण सुखद पदावली के ओज गुण को उपयुक्त मानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थ गंभीर होगा, उस अर्थ को समझने के लिए आपको दिक्कत आएगी और सुनने पर एक आनंद प्रदान करेगी। क्यों? क्योंकि ओज गुण की रचना जो होती है वो उत्साह पर आधारित होती है, और किसी के उत्साह के बारे में सुनना, किसी के उत्साह का वर्णन सुनना, किसी के उत्साह के कार्यों की प्रशंसा सुनना अपने आप में सुखद होती है। जैसे हम बार बार सुनते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन में ऐसा कर दिया, या फिर अमेरिका में ऐसा किया, या फिर रशियन देशों के साथ में ऐसी संधि की, ऐसा समझौता किया, या इस तरीके से प्रभावित किया। ये रचना इस प्रकार की बातें हमारे भीतर उत्साह जगाती है, एक ओज पैदा करती है, और ऐसी बातें सुनकर हमें सुखद अनुभव होता है। तो भरत मुनि क्या कहते हैं? गंभीर होती हैं वो बातें, अर्थपूर्ण होती है वो बातें, और सुनने पर सुखद प्रदान करती है। इस प्रकार की पदावली जो है वो ओज गुण की होती है। दंडी समस्त पदावली की बहुलता को ओज गुण के लिए जरूरी मानते हैं। ये समस्त फिर रिपीट हुआ है, मिसप्रिंट है, सामासिक।
सामासिक पदावली की बहुलता, और इससे क्या होता है, कविता में गौड़ी रीति का आगमन होता है, क्योंकि गौड़ी रीति में यह आवश्यक माना गया है कि आप समासों का अधिकांश प्रयोग करें, अधिक से अधिक समास युक्त पदावली का प्रयोग करेंगे तो आपके काव्य में ओज पैदा होगा। जैसे बहुत सारे बादल जब आकाश में आते हैं ना, तो वो आपस में टकराते हैं, वो आपस में रगड़ते हैं, और उस रगड़ से बिजली पैदा होती है, वो आभा, वो चमक, वो तड़ित पैदा होती है। ठीक वैसे ही दंडी क्या मानते हैं, आचार्य दंडी मानते हैं कि सामासिक पदावली से युक्त रचना जिसमें बहुलता के साथ सामासिक पदों का प्रयोग किया गया है, वो रचना एक कांति पैदा करती है, एक उत्साह की चमक पैदा करती है, और उससे ओज गुण उत्पन्न होता है। क्लियर? ये बात कौन कहते हैं? आचार्य दंडी कहते हैं। भरतमुनि गंभीर अर्थ के साथ सुखद श्रवण को ओज गुण की एक आवश्यक वस्तु मानते हैं। आचार्य वामन कहते हैं कि जहां पर संयुक्त अक्षर और संश्लेषण पदों का मतलब ही ये हो गया समास। समास में क्या होता है? संश्लेषण होता है। विग्रह में क्या होता है? विश्लेषण होता है। संश्लेषण पद और संयुक्त अक्षर में भी क्या कर रहे हैं हम? संश्लेषण ही कर रहे हैं, दो वर्णों को आपस में जोड़ रहे हैं। संयुक्त अक्षर और संश्लेषण पद वीर रस की अपेक्षा विभत्स रस में तथा विभत्स रस की अपेक्षा रौद्र रस में ओज गुण ज्यादा उद्दीप्त होता है। पहले वीर रस, विभत्स रस बाद में, और विभत्स रस से ज्यादा रौद्र रस में। ये क्रम है, इसके अनुसार बताया हुआ आचार्य वामन के अनुसार। संयुक्त अक्षरों और संश्लेषण पदों का प्रयोग अगर आप वीर रस में करते हैं तो वो ओज गुण की पैदा करते हैं, वो ओज गुण को प्रभावी बनाते हैं। वीर रस से ज्यादा विभत्स रस में, और विभत्स रस से ज्यादा रौद्र रस में ओज गुण काम करता है, अगर आप संयुक्त अक्षर और संश्लेषण पदों का इस्तेमाल करते हैं तो। क्लियर? कोई डाउट? आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कठोर वर्ग के वर्ण, ये वर्ग समझ लीजिए या फिर वर्ण समझ लीजिए, एक ही बात। कठोर वर्ग के वर्ण और संयुक्त अक्षरों के प्रयोग को ओज गुण के लिए जरूरी माना गया है, और अपभ्रंश के कवियों ने इसी प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की है। अपभ्रंश में उस समय में प्रचलित डींगल काव्य शैली, डींगल का कोई भी छंद देख लीजिए, वो इसी प्रकार की रीति का पालन करता है। गौड़ जो कवि हुए हैं, गौड़ीय कवि हुए हैं, वो इसी प्रकार की कविता लिखा करते थे। डींगल की भाषा शैली की उसमें जो है उपस्थिति आवश्यक मानी गई थी। ज्यादातर गौड़ कवि या गौड़ीय कवि जिसको कहेंगे वो दरबारी कवि थे, और अपने दरबार की प्रशंसा के लिए, अपने दरबार की यशोगान के लिए कविता किया करते थे। और इस युक्ति में अधिकांश चारण कवि आते हैं जो डींगल भाषा शैली को अपनाते हैं। डींगल माधुर्य वाली भाषा है, माधुर्य गुणों से युक्त भाषा है, और डींगल ओज गुण से युक्त भाषा है। ओज गुण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हालांकि डींगल के उदाहरण इसमें नहीं शामिल किए, सिर्फ आप देखेंगे सिर्फ आपको हिंदी के ही आधुनिक हिंदी के ही ज्यादातर उदाहरण देखने को मिलेंगे। हल्दी घाटी जिसके रचयिता श्याम नारायण पांडे है, वो लिखते हैं हैरुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर वहाय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझंड गिरे। ई दशा वीर रस, उत्साह, स्थायी भाव, किसी की वीरता का वर्णन है, चाहे वो वीरता युद्ध से संबंधित हो, दान से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो। धर्म निभाने के लिए भी कोई अगर वीरता का परिचय देता है, वो रचना ओज गुण से युक्त रचना है। क, ट, क्ष ये बार बार आ रहे हैं, ण इत्यादि वर्णों का प्रयोग बार बार हो रहा है, और उस वर्णों का प्रयोग बार बार हो रहा है, वहां पर ओज गुण है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। इसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में,
अभय मारना मरना। यहाँ पर भी उत्साह स्थायी भाव है, वीर रस की प्राप्ति हो रही है। ये पंक्तियां कुरुक्षेत्र से ली गई हैं, जिसकी रचना दिनकर जी ने की है। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, धर्मराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे, हे सारथे हैं द्रोण क्या, सारथी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि द्रोण क्या है। आवे स्वयं देवेंद्र भी, भगवान इंद्र भी खुद आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वे भी न जीतेंगे समर में, आज मुझसे, आज क्या मुझसे कभी, आज क्या कभी भी मुझसे युद्ध में नहीं जीत सकते, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। अभिमन्यु ये बात कहते हैं। जयद्रथ वध जो रचना है गुप्त जी की, उससे ली गई पंक्तियां हैं। वीर रस उत्साह, ये ध्यान रखिए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रसाद जी की पंक्तियां देखिए, वो ऊपर की जो है वो, ये किसकी पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। बताने की भी जरूरत नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ बढ़ चलो। ये पंक्तियां किसकी है? प्रसाद की सर, प्रयाण गीत है। प्रसाद जी का प्रयाण की। हैरुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, ये पंक्तियां पढ़ी जा चुकी है। पच्छीन छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन की। बहुत लंबा छंद था, सिर्फ कुछ एक दो पंक्तियां निकाली है इसमें से। भूषण ये वर्णन करते हुए लिखते हैं, जैसे पंक्षियों से पर छीन लिए जाते हैं, वैसे ही तूने वीरों से तेरी बर छीने। भूषण किसके बारे में लिख रहे हैं? छत्रसाल के बारे में लिख रहे हैं। वैसे ही तेरी बर्छी ने जो है खल के, दुष्टों के प्राण छीन लिए। क्रुद्ध दशानन 20 भुजानि सो, ले कपि रिद्ध अरी अनी सर बट्ठत, लच्छन तच्छन रक्त किए, द्रग लच्छ विपच्छन के सिर कट्टत। ये कुछ कुछ डींगल के भाव वाली रचना है। इस प्रकार उत्साह से परिपूर्ण रचना, उत्साह स्थायी भाव है, उससे परिपूर्ण रचनाएं जिसमें वीरता का वर्णन किया गया हो, वो रचनाएं ओज गुण से युक्त रचनाएं मानी जाती। क्लियर? ओज गुण की रीति कौन सी है? गौड़ी से। गौड़ी। प्रसाद गुण की? पांचाली। पांचाली। और माधुर्य गुण की? वैदर्भी से। वैदर्भी। वैदर्भी। प से प्रसाद। गौड़ी याद रहेगी इसलिए क्योंकि गौड़ शब्द जो है वो विशेष रूप से उन कवियों के लिए इस्तेमाल होता था जो वीर रस की कविताएं करते थे, ओज गुण की कविताएं करते थे। गौड़ याद रखिएगा। और गौड़ सर इसमें अर्थ का महत्व होता है जो ओज गुण है ना? अर्थ का कोई महत्व नहीं होता कविता में। गुण पहचानने के लिए अर्थ का कहीं पर भी कोई महत्व नहीं होता है। प्रसाद में आप इस संदर्भ में ले सकते हैं कि जिस कविता को सुनकर, वैसे मूलतः अंतिम जो व्यू है वो तीनों का स्पष्ट है। प्रसाद गुण वाली रचना का अंतिम व्यू क्या है? प्रसन्नता। कब होती है प्रसन्नता? जब आपको कुछ प्राप्ति होती है, जब आपको कविता में अर्थ की, अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति हो जाती है बिना कोई प्रयास किए, बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए, तब वहां पर प्रसाद गुण है। दूसरा गुण कौन सा? माधुर्य। माधुर्य का अंतिम व्यू क्या है? आह्लाद। आह्लाद। आह्लाद किससे होता है? प्रेम जनित आनंद से प्राप्त होता है। प्रेम जनित आनंद से उत्पन्न आह्लाद की प्राप्ति जिस कविता के भाव से होती है, वो कविता कौन से गुण वाली होगी? माधुर्य गुण वाली। ओज का अंतिम व्यू क्या है? उत्साह। जिस कविता को पढ़ करके, सुन करके उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उत्साह की एक तरीके से वृद्धि होती है हमारे भीतर, वो रचना ओज गुण से युक्त रचना होती है।
सब सिंपल है एकदम, ज्यादा उलझने की जरूरत है ही नहीं। कुछ पॉइंट्स जो आपको बताए हैं बीच बीच में कि कौन सा आचार्य कवि किस चीज को प्रधानता देता है, फलाने गुण में ये वाला जो है अगर रहे चीज, किसी में सरसता, किसी में कुछ, किसी में सामासिक पदावली, किसी में सामासिक पदावली के बिना, अलग अलग आचार्य कवि ने अलग अलग चीज को प्रमुखता दी, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा स्पेशली। बाकी कुछ भी रटने जैसी कोई चीज है ही नहीं, बस 3 चीजों को याद रखिएगा। अंतिम व्यू क्या है इनका, अंतिम व्यू समझ में आएगा, कविता का भाव समझ में आएगा, सीधा सीधा आप पहचान जाएंगे कि कौन से गुण की रचना है। कह सकते हैं अंतिम भी